परिवार एक ऐसी चीज़ जिसकी तुलना किसी से नहीं करी जा सकती, क्योंकि हम दोस्त नहीं बना सकते हैं, रिश्ते भी नहीं ढूंढ सकते हैं, पर जिस परिवार में हमने जन्म लिया है उसके रूट्स को कभी छोड़ नहीं सकते। लेकिन क्या हो अगर आप किसी नए दोस्त या किसी नए रिश्ते के लिए अपने परिवार की इच्छाओं का गला घोट दे तो। वो सभी घर वालों को मारने के पीछे क्या मकसद था, ये बताओ। अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या के बाद शबनम ये बताओ, तुमने जो मारने की साजिश रची उसके पीछे क्या सोचा था तुमने? अमरोहा एक छोटा सा शहर जहाँ की गलियों में छुपी थी कई कहानियाँ, कई सपने और कई राज। इस शहर की मिट्टी में छुपी थी एक खास कहानी, एक खास परिवार की कहानी। इस शहर में यहाँ के इस खास परिवार के साथ ऐसी घटना घटी जिसने ना ही पूरे अमरोहा को लेकिन पूरे देश को हिला के रख दिया। जब शबनम और उसके लवर सलीम ने मिलकर शबनम के परिवार के 7 लोगों की बेरहमी से मारकर हत्या कर दी और लोगों के सामने विक्टिम कार्ड प्ले करते रहे, और इस मर्डर का कारण था शबनम के परिवार की शबनम और सलीम के रिश्ते की नामंजूरी। ये केस इतना इम्पोर्टेंट और शॉकिंग इसलिए है क्योंकि इसमें एक महिला लेडीज को ऐसे घिनौने अपराध क्राइम में मुख्य आरोपी बनाया गया है, और यह चीज़ अपने ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करती है और बतलाती है कि जुर्म जो है वो किसी के भी हाथों हो सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर्स। इस केस की वजह से अमरोहा के लोकल लोगों पर बहुत ही बुरा और गहरा इम्पैक्ट किया। तो चलो इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और पता करते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। इंडिया में पुलिस के काम करने के तरीके को लेकर हमेशा से ही एक स्टीरियोटाइप है कि जब भी क्राइम हो जाता है तब पुलिस आती है, या फिर पुलिस रिश्वत लेकर केस को डिले करती है, जल्दी काम नहीं करती। लेकिन आज का जो केस है इसमें पुलिस ने बिना कोई गवाह या प्रॉपर सबूत के सिर्फ रिलेटिव क्लूज को मिला कर इतनी जल्दी काम किया और क्रिमिनल को ढूंढा जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये कहानी है अमरोहा की, जहाँ के एक छोटे गांव जिसका नाम है बावनखेड़ी, जहाँ एक परिवार रहता था। उस परिवार के हेड या कहे तो मुखिया थे, उनका नाम था शौकत अली, उनकी वाइफ हाशमी, उनका बड़ा बेटा अनीस, उसकी वाइफ अंजुम, छोटा बेटा राशिद, इकलौती बेटी शबनम और एक भांजी जो इनके साथ रहती थी जिसका नाम था राबिया। अनीश अंजुम का 10 महीने का बच्चा अर्श। ये सब टोटल इस घर में 8 लोग रहते थे। ये पूरा परिवार एजुकेटेड और पूरे गांव में बहुत पैसे वाला और रुतबे वाला परिवार था। घर के हेड शौकत अली वो एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थे। घर का बड़ा बेटा अनीस जलंधर की एक कंपनी में इंजीनियर था। छोटा बेटा राशिद मेरठ से बीटेक की डिग्री कर रहा था, और घर की इकलौती बेटी शबनम ने डबल एमए कर रखा था और एक प्राइमरी स्कूल में एज ए हेल्पिंग टीचर पढ़ाती थी। इस पूरे डिस्क्रिप्शन में ये तो साफ है कि इस परिवार को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, और इस घर के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी थे, और इसी वजह से बावनखेड़ी गांव में इस परिवार का बहुत रुतबा था। लेकिन एक रात उस परिवार में ऐसी घटना घटी, उस घटना की वजह से बावनखेड़ी गांव की सोच ही बदल दी और उन्हें रियलिटी का एक बड़ा झटका मिला। घटना ये हुई कि 14 अप्रैल 2008 की देर रात लगभग 2:15 बजे के आसपास घर की पहली मंजिल की बालकनी से घर की इकलौती बेटी शबनम
ने चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनने के बाद उसके जो आसपास के पड़ोसी थे वो भागकर शबनम के घर के पास पहुँचे, लेकिन जब उन्हें मेन डोर ओपन करने की कोशिश की तो पता चला कि दरवाज़ा अंदर से बंद था और शबनम अभी भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। फिर पड़ोसियों ने उसे आवाज़ दी और बताया कि दरवाज़ा खोलने के लिए नीचे आओ। फिर वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे आई, मेन गेट का दरवाज़ा खोला और वापस ऊपर चली गई। पीछे पीछे सारे पड़ोसी भी घर में चले गए और घर के अंदर आने के बाद उन्होंने जो देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ पे 7 लाशें थी और पूरे घर में खून ही खून बिखरा पड़ा था। शबनम के माँ बाप, दोनों भाई, बड़ी भाभी, चचेरी बहन और 10 महीने का भतीजा सब मरे पड़े थे और शबनम बगल में ही बैठकर रोए जा रही थी। और जब शबनम से पड़ोसियों ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ तो उसने बताया कि रात को कुछ चोर डाकू टाइप लोग आए और सभी को मार कर चले गए। इसी बीच एक पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और थोड़ी देर बाद हसनपुर थाने की पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस भी जब वहां पहुंची तो उन लाशों को देखकर पुलिस की भी हालत टाइट हो गई। वहां पड़ी लाशों का डिस्क्रिप्शन ऐसे है कि 10 महीने के बच्चे को छोड़कर बाकी सारे लाशों का गला किसी तेज धार हथियार से काटा गया था। पुलिस ने जल्दी क्राइम सीन को सील किया और सीनियर्स को रिपोर्ट कर दिया। अगले दिन का सवेरा होते होते ये बात पूरे गांव में फैल गई और इस वजह से उसके घर के अंदर बाहर बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ लग गई। और इतने सारे लोगों ने जब घर की इकलौती बेटी शबनम को रोते हुए देखा तो उनकी भी आंखें नम हो गई। शबनम के लिए हमदर्दी और पुलिस प्रशासन के लिए गुस्सा फूटने लगा। इतने लोगों का एक रात में मर्डर हो जाना, इस चीज़ को देखते हुए लोगों ने वहाँ के जुडिशियल सिस्टम, पुलिस और गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन और नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों का गुस्सा देखकर हाई कमांड ने हसनपुर थाने के इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया और इस केस को इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को दे दिया गया। और इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता 15 अप्रैल को सुबह सुबह ही क्राइम स्पॉट पे पहुंच गए। पहुंचने के साथ ही उन्होंने लाशों के कपड़े को देखा तो उनके मन में एक चीज़ क्लिक हुई, पर फिर उन्होंने लाशों का पेपर वर्क करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद उन्होंने इकलौती बेटी शबनम से इंटरोगेशन करने का फैसला किया, मगर शबनम का रो रो कर बुरा हाल था। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि शबनम के अलावा कोई नहीं था जो घटना के बारे में खुद बता सकता था। तो पुलिस ने उससे पूछताछ की कोशिश की तो उसने बताया कि रात को नीचे बहुत गर्मी हो रही थी, इसीलिए वो सोने के लिए ऊपर छत पर चली गई। और तभी आधी रात के करीब कुछ लोग पीछे की दीवार से पहली मंजिल पर पहुंचे और सबको मारकर मेन डोर से भाग गए। इसके बाद पुलिस वालों ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की और उनके स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए और फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लेकिन जो केस के आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आरपी गुप्ता को शबनम के स्टेटमेंट की एक डिटेल परेशान कर रही थी, और वो ये कि उसने कहा कि जो लोग पीछे की दीवार से कूद कर आए थे उन्होंने घर वालों को मारकर आगे के मेन डोर से भाग गए थे। लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि जब वो शबनम की आवाज़ सुनकर आए तो घर का मेन गेट अंदर से बंद था। तो क्वेश्चन ये था, अंदर से बंद किसने किया? इसके बाद पुलिस ने पीछे वाली दीवार की इन्वेस्टिगेशन की तो वहाँ पे दीवार ग्राउंड लेवल से 14 फीट ऊंची थी, जहाँ विदाउट एनी इक्विपमेंट तो नहीं चढ़ा जा सकता। इसके अलावा पुलिस को ना तो वहाँ कोई सीढ़ी मिली, ना ही सीढ़ी रखने का निशान। और शबनम ने यह भी कहा था कि उस दिन बहुत गर्मी थी, लेकिन जबकि उसके घर में पंखा भी था और इन्वर्टर भी। फिर पुलिस जब छत की तलाशी लेने गई तो बिस्तर वगैरह भी नहीं मिला। और कोइंसिडेंटली इसी बीच सारे घर वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसने घर वालों के शरीर पर कोई स्ट्रगल के निशान नहीं थे। और तो और सारे घर वालों के पेट में एक नशीली दवाई मिली थी, सिर्फ
10 महीने के बच्चे को छोड़कर। उसकी मौत सांस न आने की वजह से हुई थी। इसके बाद आरपी गुप्ता का शक सही निकला जब उन्होंने स्टार्टिंग में लाशों के ऊपर रखा कपड़ा एकदम सही हालत में देखा था, क्योंकि अगर कोई मर रहा हो तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन उनकी बॉडी पर स्ट्रगल का कोई निशान नहीं था क्योंकि सब के सब बेहोश थे। इसके अलावा एक और सवाल उठा कि अगर मर्डर किसी बाहर वाले ने किया है तो शबनम उससे कैसे बच गई। इसके बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में नशीली दवाई का एक खाली पैकेट भी मिला उनके घर से। तो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ हुआ और जो सबूत उन्हें मिले, उस हिसाब से उन्हें शबनम का बयान खटक रहा था कि शबनम के स्टेटमेंट हालात के साथ मैच नहीं कर रहे थे। और यहाँ पुलिस सोच रही थी क्यों शबनम झूठ बोल रही थी, और इस क्यों का जवाब सिर्फ शबनम ही दे सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, अगर पुलिस थोड़ी सी भी स्ट्रिक्टनेस से बात करती तो मामला गर्म हो सकता था। एंड इनफैक्ट पुलिस ने 2-3 बार शबनम से बात करने की कोशिश की, पर शबनम के साथ के लोगों ने इस चीज़ का रिटेलिएशन किया। इसीलिए पुलिस माहौल को थोड़ा शांत होने का इंतज़ार करने लगी। इसके बाद बहुत ज़्यादा रोने की वजह से शबनम की हालत ख़राब हो गई और इसी वजह से उसको डॉक्टरों से चेकअप कराया गया। इसी बीच चेकअप के बाद ये बात सामने आई कि शबनम प्रेग्नेंट है और उसके पेट में 7 हफ्ते का बच्चा पल रहा है। और बात पुलिस को पता चल गई तो उसके बाद पुलिस के मन में कई सवाल घूमने लगे, जिसके जवाब सिर्फ शबनम के पास थे। उधर दूसरी ओर इस मर्डर केस की गूंज उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में पहुंच जाती है। उस वक्त की सीएम मायावती थी, जो घटना के 3 दिन बाद यानी 17 अप्रैल को वहां पहुंचकर उसे दिलासा देती है। अच्छा, मायावती के बावनखेड़ी पहुंचने से पहले एक और चीज़ हुई कि मायावती ने 5 लाख के कंपनसेशन का भी ऐलान कर दिया था, और शबनम क्योंकि अब वो उस परिवार में अकेली थी इसीलिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आरपी गुप्ता ने मायावती के पीए से कहकर कंपनसेशन की बात को थोड़े दिनों के लिए रुकवाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें शक था कि शायद शबनम का हाथ हो सकता है इस पूरे मर्डर में, और वो इस केस को क्रैक करने के बहुत करीब हैं। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता जी की इस बात को सुनकर कंपनसेशन के बात को अगले कुछ हफ्तों के लिए टाल दिया जाता है और ये ऑर्डर दिया जाता है कि जब तक केस सॉल्व ना हो जाए तब तक शबनम को कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अगले ही दिन यानी 18 अप्रैल को पुलिस को उनके एक खबरी से खबर मिलती है कि अगर वो इस गांव में रहने वाले सलीम को उठा लेंगे तो उन्हें सारा केस सॉल्व हो जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन जब पुलिस सलीम को बावनखेड़ी ढूंढ रही थी तो उन्हें कहीं नहीं मिला। उसी प्रकार पुलिस उसे ढूंढते उसी गांव से 14 किलोमीटर दूर गजरौला पहुंची और 18 अप्रैल की दोपहर को सलीम को गजरौला से उठा लिया और थाने ले गई। थाने में जब सलीम को आरपी गुप्ता ने जब इंटेरोगेशन शुरू किया तो स्टार्टिंग में तो उसने ना नुकुर किया, लेकिन जब उन्होंने अपने पुलिस वाले स्टाइल में इंटेरोगेशन शुरू किया तो उसकी हवा खुल गई और उसने सब कुछ बक दिया। इसके बाद पुलिस सीधा बावनखेड़ी गई और शबनम को उठा लिया और पूछताछ करने के लिए शुरू कर दिया, लेकिन वो अभी भी अपने वही पुरानी कहानी सुना रही थी। तो पुलिस ने उसका सामना कराया सलीम से। अब शबनम को पता चल गया कि उसका सारा राज खुल चुका है। फिर उसने अपना क्राइम कबूल किया और पुलिस को सारी कहानी स्टार्टिंग से बताने लगी। पूरी कहानी घटना से लगभग 1 साल पहले शुरू होती है, जहां शबनम की मुलाकात उसी बावनखेड़ी गांव में रहने वाले सलीम से हुई और थोड़े ही टाइम बाद ये मुलाकात दोस्ती से प्यार में बदल जाती है और फिर दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब शबनम ने यह शादी वाली बात अपने घर वालों को बताई तो उसके घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि शबनम और सलीम के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जैसे हमारे यहाँ कहावत है ना कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, क्योंकि एक साइड
क्योंकि एक साइड शबनम जो एक स्टेटस ओन्ड फैमिली से और जिसने डबल ए में 2 सब्जेक्ट में एमए किया हुआ था, वहीं सलीम जो ढंग से 8वीं भी पास नहीं था, कारपेंटर का जॉब करता था। इसीलिए शबनम के परिवार को उसका रिश्ता एक्सेप्टेड नहीं था। लेकिन शबनम ने अपने घर वालों की एक भी ना सुनी, जबकि पूरे परिवार ने मना किया। उसके बाद भी वो सलीम से अपना रिश्ता बनाए रखा और दोनों के फ्यूचर के सपने बुनती रही। इसी बीच ये होता है कि शबनम को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद जब वो परिवार वालों को मनाने की कोशिश करती है, फिर भी वो परिवार वाले नहीं मानते। अब यहाँ अगर ये दोनों चाहते तो भागकर शादी कर सकते थे, लेकिन अगर ऐसा करते तो शायद इन्हें घर का हिस्सा नहीं मिलता और दर दर की ठोकरें खानी पड़ती और शायद इनके खाने के लाले भी पड़ सकते थे। यहाँ सारी चीज़ें सोचते सोचते शबनम ने एक दिन सोचा कि क्यों ना वो अपने परिवार के सभी लोगों को मार दे और सारे प्रॉपर्टी की अकेले मालकिन बन जाए। अब इसके बाद वो अपने घर वालों को मारने की प्लानिंग करने लगी और उसने सलीम को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। अब शबनम ने अपने परिवार को ख़त्म करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो 2 मिलकर घर के 6 लोगों को कैसे काबू में कर। इसीलिए ये सॉल्यूशन निकाला कि मारने से पहले उन्हें किसी तरह अनकॉन्शियस कर दिया जाए, सो दैट वो अपने आसानी से उनको मार सकेंगे। फिर 14 अप्रैल 2008 की सुबह सुबह एज ऑफ द प्लान अपने गांव से 38 किलोमीटर दूर पखवाड़ा पहुंचता है सलीम। वो अपने गांव से ये दवाई इसलिए नहीं लेता क्योंकि गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं और कहीं किसी को उस पर शक ना हो जाए, इसीलिए वो पखवाड़ा में एक मेडिकल शॉप से बेहोशी की दवाई लेता है और वहाँ से पावन खेड़िया आके शबनम को वो 10 बेहोशी की दवाई दे देता है। इसके बाद होता ये है कि शबनम के दोनों भाई अनीस और राशि 14 अप्रैल 2008 को वो अपने अपने काम से जालंधर और मेरठ जा रहे थे, लेकिन शबनम ने सोचा कि अगर उसके परिवार का एक भी जिंदा रह गया तो उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इसीलिए वो फ़ोन करके वापस आने कहती है, लेकिन तब तक वो लोग गजरौला पहुंच गए थे। तो फिर शबनम कुछ काम का बहाना बनाकर उन्हें फिर बुलाती है। फिर आती है 14 अप्रैल 2000 की वो रात, जिसे ना तो बावनखेड़ी गांव बल्कि पूरा अमरोहा आज तक नहीं बुला पाया। फिर उस रात शबनम के सभी घर वालों ने खाना खा लिया। उसके बाद शबनम ने सभी के लिए चाय बनाई, जिसमें उसने वही बेहोशी की दवाई या कहे तो गोलियां मिला दी थी, और जो 10 महीने का बच्चा था उसको छोड़ के बाकी सब ने वो चाय पी। और इसी बीच शबनम और सलीम की कंटिन्यूस फ़ोन पे बातें चल रही थी और चाय पी के सभी बेहोश हो गए। उसके बाद शबनम ने सलीम को कहा कि अब तुम आ जाओ। फिर सलीम शबनम के घर में आया और वो अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी लाया था, जिसके बाद एक एक करके शबनम ने अपने घर वालों के गर्दन पर और सलीम उन सब की गर्दनें काटता चला गया। आखिर में बचा शबनम का 10 महीने का भतीजा। उसको सलीम ने शबनम के कहने पर गला घोंटकर मार दिया। फिर दोनों ने अपने अपने हाथ पैर धोए। उसके बाद सलीम को घर से बाहर भेजकर शबनम ने घर का मेन डोर अंदर से बंद कर दिया और घर से बाहर आने के बाद सलीम ने उस कुल्हाड़ी को एक तालाब में फेंक दिया और अपने घर चला गया। उसके बाद सलीम को बाहर छोड़ने के बाद शबनम ने अपने कपड़े बदले, क्योंकि उसके कपड़ों पर खून के दाग आ गए थे, और अपने आप को साफ कर रही थी। तभी उसे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आई और जब उसने चेक किया तो देखा कि उसका 10 महीने का भतीजा अभी भी ज़िंदा है, क्योंकि वो बस बेहोश हुआ था। तो शबनम ने जल्दी जल्दी सलीम को वापस बुलाने की कोशिश की फ़ोन पर, लेकिन सलीम साफ मना कर देता है और कहता है कि अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। फिर उसने अपने 10 महीने के उस भतीजे का गला घोंट कर तब तक घोंटती रही जब तक उसे ये कंफर्म नहीं हुआ कि यह अब मर गया है। फिर आधी रात को लगभग 2:30 बजे के करीब वो अपने फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में आई और रोना पीटना शुरू कर दिया, और बाकी की कहानी तो आपको पता ही है। इसके बाद यूपी पुलिस ने इन दोनों की सारी स्टेटमेंट्स को दर्ज की और मेन चीज़ सबूत ढूंढने लगी,
क्योंकि कोर्ट में पुलिस के सामने दिए गए स्टेटमेंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते। तो उसके बाद सलीम की बताई गई जगह पर उन्होंने वो कुल्हाड़ी ढूंढी। उसके बाद उन दोनों के कहने पे खून से भरे कपड़े, शबनम के घर से मिला एक न्यू सिम कार्ड जिसकी कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि उस शाम ये दोनों 7:30 बजे से लेकर आधी रात को 2:09 तक लगातार कॉल पर थे और इसी के बीच उन दोनों ने एक दूसरे को 52 टाइम्स कॉल किया था। इसके बाद पुलिस ने सारे एविडेंसेस जमा करके अमरोहा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी, जिसमें कोर्ट ने 2010 में इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए इन दोनों को, सलीम और शबनम को, फांसी की सज़ा सुनाई। और तो और वो वहाँ की पुलिस की तारीफ भी करती है कि किस तरह उन्होंने अपना काम निभाया। अब इतना कुछ होने के बाद शबनम को ना तो अपना प्यार मिल पाया जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया, और ना तो वो प्रॉपर्टी जिसका लालच उसे अपने परिवार वालों की जान लेने पर ले आया। इन द लास्ट मैं इतना ही कहूँगा कि फैमिली और फ्रेंड्स से सब कुछ शेयर करो, क्योंकि वही है जो तुम्हें समझ सकते हैं और तुम्हारे सही सोच सकते हैं। सो डू लव देम एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड मिलते हैं किसी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड गुड बाय।